Hello everyone, I am Gorvit with Deepak, Harshvardhan, Lalit Patil and Rishabh Jain and you guys are listening to Talk Ball India, a sports podcast जो आपको weekly up to date रखता है इंडिया के favorite sports की दुनिया से. And if you are listening to this podcast for the very first time, then follow कर लेना क्योंकि हर week हम एक नए podcast के साथ जरूर आते हैं. And you can listen to our podcast from wherever you get your podcast. इस हफ्ते इस पॉडकास्ट में वैसे तो हम क्रिकेट के बारे में बात करने नहीं वाले थे, बट आज 16 सितंबर को शाम को विराट कोहली जी का एक पोस्ट आता है कि वो इस T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के बाद T20 इंटरनेशनल कैप्टनसी को छोड़ देंगे. तो इस टॉपिक पे बात किए बिना तो पॉडकास्ट की शुरुआत हो नहीं सकती. तो सबसे पहले ऋषभ, आप ही से मैं पूछूंगा क्या रिएक्शन है आपकी इस बात पे. देखिए, इससे मेरे को चंद लाइनें याद आती हैं. बिल्कुल फरमाइए. विराट ने छोड़ी कप्तानी, अब चलेगी सिर्फ रोहित की मनमानी. वाह. और दूसरी लाइन है, विराट हुए कप्तानी से खफा, जैसा बोले निकला तू बेवफा. मतलब ये कहाँ से आया दिमाग के अंदर? बस ये दिमाग के अंदर चलते फिरते आ जाता है ऐसे. अच्छा. ये हमारे पॉडकास्ट के आकाश चोपड़ा है. बिल्कुल. बट मेरे को नहीं लगता कि रोहित शर्मा मनमानी करने वाले हैं अपनी मतलब कैप्टनसी के आने के, कैप्टन बनने के बाद में. मतलब कैप्टन है तो मनमानी तो करनी, उसका रोल है मनमानी करना, उसका काम है मनमानी करना कैप्टन का. बट डू यू थिंक मतलब कोहली को इतनी जल्दी कैप्टनसी छोड़नी चाहिए थी? क्योंकि इससे पहले र्यूमर्स भी आ रहे थे कि वो T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के बाद में ओडीआई मतलब व्हाइट बॉल क्रिकेट से कैप्टनसी से छोड़ देंगे. बट उसके बाद सबने इस बात को रिजेक्ट कर दिया और अब आज उन्होंने पोस्ट करके बोला कि भैया मैं छोड़ ही रहा हूँ कैप्टनसी. देखिए, अगर मैं बताऊं तो ऑब्वियसली रोहित शर्मा का आईपीएल में उनसे बहुत बहुत बेटर रिकॉर्ड रहा है. तो अगर सिर्फ यही फैक्ट को देख के अगर कंसिडर किया जाए तो हाँ, रोहित शर्मा एक बेटर कैप्टन है. और जैसा कि विराट कोहली ने अपने पोस्ट में लिखा कि 3 फॉर्मेट में कैप्टनसी करना थोड़ा मुश्किल कह लो या वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, तो इस टाइम पे अगर वो अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं, बाकी 2 फॉर्मेट में कैप्टन रखे, तो आई थिंक बहुत बढ़िया है. और दीपक, आपको भी यही लगता है कि विराट कोहली इससे ज़्यादा बेटर कैप्टन रोहित शर्मा है? हाँ, अगर आप रिजल्ट्स देखें और देखें कि आईपीएल में कैसा रिजल्ट रहा रोहित का, और इवन कुछ सीरीज़ में जिनमें विराट कोहली नहीं थे वहाँ पे भी रोहित का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा एज ए कैप्टन. तो मेरे ख्याल से तो अच्छा डिसीजन था ये उनको कैप्टनशिप देने का, क्योंकि मेरे को लग रहा है अगर विराट एज के हिसाब से जा रहे हैं शायद, तो वो शायद ये वर्ल्ड कप के बाद नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेलेंगे सिर्फ अंडर रोहित, और शायद उसके बाद रिटायरमेंट ले लें T20 से. तो इसके पीछे ये भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन अच्छा डिसीजन है विराट का, और रोहित को कैप्टनशिप बनाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा बना. आपको भी लगता है कि विराट कोहली आगे जाके मतलब रिटायरमेंट ले लेंगे T20 से? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि विराट कोहली T20 मैचेस से रिटायरमेंट ले लेंगे इतनी जल्दी. वो भी अभी वो शायद खेलना चाहेंगे अभी 3-4 साल और, जहाँ तक मुझे लगता है 2-3 साल तो इजीली खेल सकते हैं. और कैप्टनशिप का सिर्फ ये मेरे हिसाब से जो विन रिकॉर्ड है इसको देखते हुए शायद ये कैप्टनशिप को डिजाइन कर रहे हैं. क्योंकि रोहित शर्मा का अपन तो आईपीएल में भी देखते आ रहे हैं, रोहित शर्मा बहुत सक्सेसफुल कैप्टन है T20 के अंदर. तो इसी कारण शायद इन्होंने ये डिसीजन लिया है और मुझे तो काफी अच्छा डिसीजन लग रहा है. तो ये बैटिंग पे थोड़ा फोकस करें, वो ज़्यादा सही है अब. बट एज पर दीपक ये है कि फ्यूचर को देखते हुए, अपनी एज को देखते हुए कैप्टनसी छोड़ रहे हैं. बट अगर अपने एज फैक्टर को कंसीडर करते हैं तो रोहित शर्मा जो है वो ज्यादा बड़े हैं, मतलब 2 साल ज्यादा की एज है विराट कोहली से. बिल्कुल सही. तो क्या रोहित शर्मा मतलब एज ए फ्यूचर आगे इतना टाइम दे पाएंगे एक टीम को? हाँ, मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, क्योंकि आप देखोगे कि रोहित ने इतने टेस्ट नहीं खेले जितने विराट ने खेले हैं. तो मेरे को नहीं लगता कि विराट चाहेंगे कि वो और मतलब ज़्यादा फोकस करे T20 में. तो इसमें एज का तो विराट मतलब एज रोहित की एज का तो मेरे को इसमें बात नहीं लगी, क्योंकि मेरे को लग रहा है अभी रोहित शर्मा 3-4 साल करेंगे और किसी को उनके अंडर ग्रूम करने का मौका मिलेगा. जैसे आपने देखा था धोनी के अंडर ग्रूम करा था विराट ने, उसी तरीके से ऐसा कुछ हो सकता है. बट अगर रोहित शर्मा भी आगे जाके कैप्टनसी छोड़ देते हैं, 2022 के अंदर एक वर्ल्ड कप और आने वाला है, उसके बाद अगर कैप्टनसी छोड़ देते हैं तो क्या लगता है कि कोई कौन सा नया चेहरा जो होगा वो इंडिया को कैप्टनसी कर पाएगा? श्रेयस अय्यर. मैं भी श्रेयस अय्यर का नाम लूंगा.
मेरे को भी लगता है वो बन सकता है, या केएल राहुल में भी आप उससे पहले केएल राहुल का नाम KL राहुल। कैप्टेंसी हाँ। करी हुई है बिल्कुल, हम्म, बट उनका आईपीएल में रिकॉर्ड अभी तक इतना अच्छा नहीं रहा है। हो सकता है कि आगे जाके अच्छा रहे, आने वाली बात होगी, आने वाले टाइम में वो देखेंगे। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, खैर पर्टिकुलर मैचेस का तो आप लोगों को ध्यान में नहीं होगा, या फिर कोई पर्टिकुलर ऐसी सीरीज या फिर कोई पर्टिकुलर ऐसा मैच ही आप लोगों को याद में आ रहा है जो बहुत ही मतलब विराट कोहली की कैप्टेंसी के अंदर जो बहुत ही शानदार T20 मैच निकला हो या सीरीज निकली हो ऐसा? मेरा तो 14 नवंबर 2021 को होगा जो होगा विराट कोहली T20 ट्रॉफी उठाएंगे, वही मेरा 24 favorite अक्टूबर होगा। 24 अक्टूबर 14 नवंबर आई ओ थिंक। फाइनल, आप सीधा फाइनल हाँ में पहुंच जी। गए। फाइनल की बात कर, हाँ जी, फाइनल अभी है। ओके जब वो सीधा ओके। ट्रॉफी उठाएंगे वही सबसे मेमोरेबल मैच होगा। बना आपको कुछ ध्यान में आ रहा है? नहीं, ऐसे तो कोई ध्यान नहीं आ रहा पर्टिकुलर इनिंग। जो इतनी सारी सीरीज या फिर कुछ भी याद आ सकता है? जैसे एक सीरीज थी न्यूजीलैंड की सीरीज थी जिसमें 5-0 से क्लीन स्वीप किया था न्यूजीलैंड को, मेरे को एक सीरीज वो याद आती है T20 की, काफी अच्छी सीरीज थी और पहली बार वहां पे कोई T20 सीरीज जीते थे, और न्यूजीलैंड के सामने इतना बेकार रिकॉर्ड होने के बावजूद 5-0 से उनको हराया था। हाँ, और एक मैच में शायद 10 विकेट से भी जीते थे उसमें। मेरे को हाँ। एग्जैक्ट मैच याद नहीं आ रहा, बट कुछ 350 के अराउंड टोटल था, और वो विराट कोहली ने चेस करके 40 ओवर के अंदर चेस कर लिया था। कॉलेज में हुआ करते थे हम तब ये बात सुनी। ओडीआई मैच था वो, ODI ODI मैच था। हाँ बट वो मैच अच्छा था। 135 मारे थे शायद अगेंस्ट श्रीलंका। हाँ अगेंस्ट श्रीलंका। हाँ, वो तो बहुत ही अच्छा मैच। मलिंगा भी सब कुछ मतलब एशिया कप का था, उसमें इतने रन के अंडर जीता। एशिया कप का नहीं था वो, सीबी सीरीज का मैच था शायद। ओके ओके ओके। सीबी सीरीज का मैच था। इंडिया का वो मैच जीतना जरूरी था, और पर्टिकुलर इतने ओवरों में जीतना जरूरी था ताकि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाए। अंडर 40। अंडर 40, और इंडिया ने वो करके दिखाया था। खैर इसी बात के साथ अपने क्रिकेट को तो अलविदा कहते हैं, अब फुटबॉल को पकड़ते हैं। फुटबॉल का ये वीक जो था काफी बड़ा वीक रहा। प्रीमियर लीग हमारा था ही जो चलता रहेगा, और साथ के साथ इस वीक मिड वीक के अंदर अपने चैंपियंस लीग के मैचेस भी आए थे। तो सबसे पहले अपने गेम वीक 4 प्रीमियर लीग का डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद गेम वीक 5 में जो मैचेस आने वाले हैं अच्छे खासे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो मैच गेम वीक 4 का था वो था क्रिस्टल पैलेस वर्सेस टॉटनहम, और क्रिस्टल पैलेस ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दे बीट हॉटस्पर्स 3-0। बिफोर कमिंग टू दिस मैच टॉटनहम वाज अ टीम टू बीट। 3 मैचेस में 9 पॉइंट्स थे, बट आफ्टर दिस मैच व्हाट यू वांट टू से अबाउट द परफॉर्मेंस एंड क्रिस्टल पैलेस परफॉर्मेंस दीपक? काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही, क्योंकि मैच से पहले ही बहुत सारे डाउट थे क्रिस्टल पैलेस पे, क्योंकि पैट्रिक विएरा नए आए थे और क्रिस्टल पैलेस में बहुत सारे यंग प्लेयर्स थे, उन्होंने बहुत सारे यंग प्लेयर साइन करे हैं। सबको डाउट था कि कैसे खेलेंगे, और अगेंस्ट टॉटनहम हॉटस्पर जो लगातार 3 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस वाइज तो अच्छा नहीं कर पा रही थी, लेकिन रिजल्ट अच्छा ला रही थी। लेकिन अब इस मैच में देखेंगे तो क्रिस्टल पैलेस की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और उनका रिजल्ट भी वो वेल डिजर्व कर रहे थे 3-0 से। इवन दो कि रेड कार्ड मिल गया था टॉटनहम को, उसके बाद ही सारे गोल हुए, लेकिन स्टिल क्रिस्टल पैलेस डिजर्व कर रही थी उससे पहले भी गोल अप होना। तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। और एडवर्ड की जिनका पहला मैच था डेब्यू में, उनके फर्स्ट टच में गोल मारा, सेकंड टच में दूसरा गोल मारा, तो काफ़ी अच्छा मैच रहा उनके लिए। और टॉटनहम की परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलोगे आप? काफ़ी बेकार परफॉर्मेंस रही। हैरी केन शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि हैरी केन ने पूरे मैच में उनके डी में कहीं एक बार भी टच नहीं लिया हो अपोजिशन की डी में, तो ऐसा पहली बार उनके लाइफ में हुआ है। तो काफ़ी बेकार मैच रहा एज टॉटनहम फैन और टॉटनहम। इट वाज पेन टू सी हैरी केन। नहीं बना, सॉरी। कोई नहीं, आप वही सैरियो में ट्राई करते रहिए। देखिए गिरते हैं घुड़सवारी मैदान जंग में, होते फैले क्या जो घुटनों के बल चले। ये आपको माथे में लिखा देना चाहिए, पता है आप काफी बार बोलते हैं। टैटू करवा लेना चाहिए। हाँ सही बात है, माथे में तो हाथ पे करवा लो, कहीं पे भी करवा लो। अगले मैच की बात करते हैं। रेलीगेशन डर्बी था, आर्सेनल के सामने थी कौन थी बना आर्सेनल? नॉर्विच। और आप ये मैच 1-0 से जीते। क्या बोलोगे इस मैच के बारे में? परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड रहोगे या फिर नहीं रहोगे? ओनली सेटिस्फाइड विद द 3 पॉइंट्स जो मिले, उसके अलावा तो अभी सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं हूँ। सिर्फ 2 प्लेयर्स हैं जिनसे मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ अभी जब से सीजन स्टार्ट हुआ है, और 2 भी नहीं हो तो टोमियाशू ने तो अभी डेब्यू किया, उनकी परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी रही, उनसे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ इस मैच में। और सामी
सामी लोकोंगा ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनसे काफ़ी इम्प्रेस्ड, और ओडेगार्ड की वर्क रेट काफ़ी अच्छी रही। तो ये 3 प्लेयर्स तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, जो कि अब मुझे लग रहा है आगे ये तीनों रिजल्ट देने वाले हैं। टोमियासो का मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि तो एक पहले मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, हो सकता है उसको कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते। बाकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट मतलब अगर इनको कोई एक स्टेटमेंट देना है आर्सेनल को कि वी आर नॉट द टीम जो आप लोग हमें समझ रहे हैं, रेलीगेशन डर्बी एंड ऑल सारी मीम्स वगैरह, तो एटलीस्ट 3 गोल तो इनको करने चाहिए थे। शुरू में चांसेस बनाए लेकिन बिल्कुल भी इतना इम्प्रेसिव नहीं रहा। अभी तो लग रहा है कोई भी मैच अभी इनके लिए टफ हो सकता है। और ओमाइन के गोल के बारे में कुछ कहना चाहोगे? वो तो जस्ट पेपे का काफी अच्छा एफर्ट था। पेपे कंसिस्टेंसी अगर ले आते हैं तो मुझे लगता है आजकल जल्दी से वापस ऊपर चढ़ना चालू कर सकती है, क्योंकि पेपे स्किल तो है पेपे में, और बस वही है थोड़ा सा फिनिशिंग और उनकी जो पोजीशनिंग है उन पे काफी दिक्कतें हैं, बॉल लूज कर देते हैं बहुत जल्दी। बाकी उन्हीं का ही वो एफर्ट था जिसको वैंग ने टैप इन किया था। वो के लिए भी काफी सही है कि वापस से ये स्कोर शीट्स में आए, गोल्स में आए हैं, तो आर्टेटा तो यही बैक करेंगे कि अब ये कंटिन्यू रखें कैसे ना कैसे, बस आर्सेनल को गोल चाहिए चाहे वो कैसे भी आए। नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं। मैनचेस्टर सिटी ने लीस्टर सिटी को हराया किंग पार्क स्टेडियम पे 1-0 से। तो हाउ गुड और बैड मैनचेस्टर सिटी वाज, पाटिल? गुड ही थे, बैड तो नहीं थे। जैसे लेस्टर हमेशा सिटी के वीकनेसेस बाहर लाती है, तो हमने इस मैच में भी देखा कि सिटी इम्प्रूव करी है इस मैच में डिफेंसिवली, और 1 गोल उन्होंने स्कोर किया जो कि उन्हें ज़्यादा करना चाहिए था। उनके 8 शॉट्स ऑन टारगेट थे 25 में से, मतलब ट्राई दोनों टीमों ने किए। उनके पास भी एक अच्छा चांस था, बट स्टिल सिटी डोमिनेट कर रही थी वो गेम। और कभी सिटी से ऐसी फीलिंग नहीं है कि वो मैच लूज कर सकते हैं ये वाली, जो कि अक्सर लेस्टर के सामने सिटी का होता ही है। और इस मैच में क्या मतलब आपको स्ट्रेंथ दिखी सिटी की? डिफेंसिवली बहुत काम थी सिटी अभी। जैसे काइल वॉकर जब भी खेलते राइट बैक पे, तो जहाँ तक पिछले सीजन से देखा गया कि सिटी हमेशा डिफेंसिवली अच्छी रही है, पर हमारे लेफ्ट बैक की सिचुएशन की वजह से हमें रोटेट करना पड़ता है। तो जब हम रोटेट करते हैं तब भी हमारी डिफेंसिव वीकनेस ज़्यादा बाहर आती है। बट जैसे काइल वॉकर खेले अच्छी टीमों के सामने जो काउंटर अटैक करते हैं, तो सिटी बहुत अच्छा खेली वैसे इनके सामने लेस्टर। और ऑफेंसिव परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलना चाहोगे? जी, ऑफेंसिव परफॉर्मेंस तो मतलब सिटी का एवरेज परफॉर्मेंस था। कोई इतना ज़्यादा कटिंग एज फिनिशिंग नहीं हुई हमारे यहाँ। जो एक स्क्रैपी गोल था जो वही स्कोर किया हमने। भले हमारे पास चांसेस ज़्यादा थे, लेकिन तब भी एवरेज परफॉर्मेंस बोलूँगा सिटी के लिए। अगले मैच पे आता हूँ। ओल्ड ट्रैफर्ड पे अपना सेकंड मैनचेस्टर यूनाइटेड डेब्यू करने उतरे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 2 गोल्स किए उन्होंने, एक ब्रूनो का आउटस्टैंडिंग गोल और एक सब्स्टिट्यूट लिंगार्ड ने भी गोल किया। 4-1 से यूनाइटेड ये मैच जीत गई थी न्यूकासल यूनाइटेड के सामने। तो ऋषभ, हाउ हैप्पी वर यू विद दिस परफॉर्मेंस? बहुत हैप्पी, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और वो सब सिर्फ मैच शुरू होने से पहले ही जो एनवायरनमेंट था, मैच का जो क्राउड का रिसेप्शन था रोनाल्डो के लिए, ऐसा माना जाता है कि अगर डबल या ट्रिपल कैपेसिटी होती तो भी टिकट सोल्ड आउट होती। इस तरह का एनवायरनमेंट था। और जो परफॉर्मेंस मिली, फॉक्स इन द बॉक्स, टैप इन्स कह लो या कुछ भी कह लो, पहला गोल टैप इन था, सेकंड गोल इवन तो एक शॉट ऑन टारगेट ऑन कीपर था, बट कीपर से संभला नहीं। नेवरदलेस गोल तो रोनाल्डो का काउंट हो गई। इसलिए ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी। बूस्ट था एक, जो प्रीवियस परफॉर्मेंसेस पिछले साल की डिसअपॉइंटिंग रही, ट्रॉफीलेस सीजन आ रहे हैं, उस हिसाब से काफ़ी मोटिवेटिंग परफॉर्मेंस रही। और ब्रूनो का गोल आउटस्टैंडिंग, और मार्शल का लीव करना लिंगार्ड के गोल के सेटअप के लिए, वो देखते हुए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मार्शल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे काफ़ी टाइम से। और लिंगार्ड तो खैर लिंगार्ड वेस्ट हैम में काफ़ी अच्छा चले, उसके बाद होपफुली ऐसा लग रहा था कि वो क्लब छोड़ देंगे या लोन स्पेल पे चले जाएंगे, बट ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही, इसलिए काफ़ी खुश। बट कुछ निकविट करना हो आपको, कुछ एक पर्टिकुलर चीज जो इस टीम में पिक करनी है, जो वीकनेस है इसकी, उसको क्या मतलब क्या चीज पिक करोगे?
वीकनेस तो खैर सबको पता ही है, सीडीएम हमारी बहुत बड़ी वीकनेस है। दूसरा, सब्स्टिट्यूशंस के टाइम पे टैक्टिक्स के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पाना, जो कि हमने अभी कल परसों के मैचेस में देखा। सब्स्टिट्यूट्स काफ़ी गलत किए गए, डिफेंसिव सब्स्टिट्यूट्स किए गए, टीम के ऊपर से प्रेशर हटा दिया गया, सामने वाली टीम के ऊपर जो अच्छा खासा प्रेशर था हटा दिया गया। तो टैक्टिक्स में और थोड़ा अच्छा करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास सीडीएम्स नहीं है तो इस हिसाब से अपनी टीम के लिए, और सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का अगर स्कोप कहीं है तो वो डिफेंसिव मिडफील्ड में ही है। चेल्सी बीट एस्टन विला 3-0। जितने गोल रोनाल्डो करेंगे, क्या दीपक उतना ही गोल लुकाकू हर बार करेंगे? मेरे ख्याल से कर सकते हैं, क्योंकि लुकाकू भी मतलब उनकी स्ट्रेंथ से खेलती है चेल्सी, तो मेरे ख्याल से लुकाकू का सीज़न काफ़ी अच्छा जाने वाला है और शायद टफ कॉम्पिटिशन रहेंगे रोनाल्डो के लिए। और मेरे ख्याल से वो उनसे ज़्यादा गोल भी मार सकते हैं अगर देखा जाए तो। इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो ज़्यादा फिट रहेंगे रोनाल्डो से, और तो उनका सीज़न अच्छा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से वो इन अराउंड ही रहेंगे रोनाल्डो के स्कोर के। इस चेल्सी टीम में कोई वीकनेस दिखाई देती है, क्योंकि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है ये टीम? वीकनेस आप बोल सकते हो इनकी, मेरे को इनका डिफेंस कभी कभी वीकनेस लगता है, क्योंकि अगर आप एस्टन विला वाला मैच भी देखें तो एस्टन विला फर्स्ट हाफ में 2-0 अप हो जाना चाहिए था, लेकिन काफ़ी बेकार फिनिशिंग रही। और उस तरफ से उनके कीपर की मैंडी की काफ़ी शानदार कीपिंग रही। और इवन तो आपने देखा कि 3 गोल चेल्सी ने मारे, स्टिल मैन ऑफ द मैच उनके मैंडी रहे। तो वीकनेस उनकी अभी भी शायद डिफेंसिव ही होगी, तो मेरे ख्याल से वही है उनकी वीकनेस अभी। लीड्स के एलेंट रोड पे लिवरपूल 3-0 से जीती। और पैस्कल के टैकल की बात करेंगे इसमें, तो बना हाउ बैड टैकल इट वाज। नहीं, बिल्कुल ऐसे टैकल्स तो मतलब आज के गेम टाइम में ऐसे बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए प्लेयर्स को। ये तो बहुत बड़ा उनके लिए लगा, क्योंकि यंग टैलेंट है, अभी उसको टीम के अंदर मौका मिलने लग गया था और परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और फ्लॉप के पूरे उसमें था कि अभी से गेम टाइम ज़्यादा दिया जाएगा, क्योंकि हैंडरसन को देखते हुए कि अब वो थोड़ा एज हो रहा है, किएटा इतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, काफ़ी कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे चांसेस थे आगे। तो बहुत ही बड़ा ये तो उनके लिए एक लाइक तो रहेगा ड्रॉबैक, और ये तो लंबी इंजरी है। बट ऋषभ, दीपक एंड पाटिल, इसे आप बैड टैकल कहोगे या फिर बैड टाइमिंग कहोगे टैकल की? मेरे ख्याल से तो बैड फॉलो थ्रू था, जिसकी वजह से ये इंजरी हुई। क्योंकि ये मेरे ख्याल से रेड कार्ड वाला टैकल तो नहीं था। अगर आप देखें तो ऐसे बहुत सारे टैकल होते हैं बैक साइड से भी, और अगर प्लेयर इंजर्ड नहीं होता तो मेरे ख्याल से शायद इसमें येलो कार्ड मिलता ज़्यादा से ज़्यादा। तो लेकिन ऑब्वियसली डिजर्व रेड, अगर प्लेयर ऐसा इंजर्ड हुआ है तो रेफरी भी रेड तो देगा ही। ऋषभ, आप एग्री करते हो? खासकर अभी जो लेटेस्ट रूल्स इस सीजन से इम्प्लीमेंट हुए हैं उनके अकॉर्डिंग प्लेयर्स की सेफ्टी को देखते हुए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि अगर कोई रनिंग प्लेयर है उसमें अगर आप टैकल कर रहे हो तो उसको डेंजरस डीम किया जाता है। कुछ दिन पहले हमने ऐसे कोनाटे या कुंडे का भी देखा, जिसमें फ्रांस की तरफ से उन्होंने टैकल दिया और काफी गंदा टैकल था, रेड कार्ड मिला उसके अंदर। तो ये चीज अब काफी स्ट्रिक्ट हो गई है। हल्का सा भी अगर आपका कांटेक्ट ऐसा होता है जिसमें रेफरी को लगता है कि ये डेंजरस हो सकता है, इरिस्पेक्टिव कि आपने बॉल को टच किया है नहीं किया, तो वो टैकल दे देंगे। और जैसा दीपक ने बताया कि फॉल जो था जो प्लेयर का, क्योंकि वो इतने मोमेंटम में थे उसके हिसाब से जो उनका फॉल था उसके हिसाब से काफी ज्यादा डैमेज हुआ। और अगर इतना डैमेज नहीं होता तो एक नॉर्मल से येलो कार्ड से चल जाता काम। बट 3 मैच का बैन, वो तो स्ट्रेट रेड पे 3 मैच का बैन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको किसी भी सर्कमस्टेंसेस में रेड कार्ड, तो 3 मैच का बैन होगा। अपील भी उनकी रिजेक्ट हो गई सेम ग्राउंड्स पे कि अगर वो रेड कार्ड है तो 3 मैच का बैन होगा। अब उनको एक एग्जाम्पल सेट करना है, क्योंकि देखा इस हिसाब से मैचेस की फ्रीक्वेंसी है, जितने मैचेस हो रहे हैं, जितने कॉम्पिटिशन्स बढ़ रहे हैं, प्लेयर बर्नआउट हो रहे हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी है इन ऑर्गेनाइजेशंस को प्लेयर की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए असिस्ट आना। पाटिल, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो? जी नहीं, फुल्ली एग्रीड। चलो, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला आंसर था अपना। तो आफ्टर गेम वीक 4, मैनचेस्टर यूनाइटेड is at first place with 10 points. Chelsea is at second place with 10 points. Liverpool is at third place with 10 points. Everton is at fourth place with 10 points. सारा गेम फिलहाल यहाँ पे गोल
कौन ज्यादा कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस वीकेंड जो जो मैचेस होने वाले हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले आर्सेनल और बर्नले के मैच की बात करते हैं। आर्सेनल बर्नले से खेलेगी, बर्नले के होम पे, तो बना इजी मैच रहने वाला है आर्सेनल के लिए। हाँ, मुझे लगता है कि विन तो ऑब्वियसली 3 पॉइंट्स आर्टेटा एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं इसमें मैच में। बट जो लास्ट मैच हुआ अभी नॉर्विच, उसको देखते हुए तो मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है। लेकिन बर्नले की जो फॉर्म चल रही है अभी, बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है टीम, तो मुझे लग रहा है ये एक विन तो होगी। लेकिन आर्सेनल के लिए भी कोई भी मैच आप ले लो, इजी विन तो बिल्कुल भी कंसिडर होती दिख नहीं रही है। तो वो हार्ड फॉट विन होगी, लेकिन यस, वी विल हैव द 3 पॉइंट। और लिवरपूल होस्ट करने वाली है क्रिस्टल पैलेस को, जो टोटनहम को हरा के आ रही है 3-0। तो लिवरपूल को एनफील्ड पे टक्कर दे पाएगी क्रिस्टल पैलेस, दीपक? नहीं, मुझे नहीं लग रहा अगर लिवरपूल को टक्कर दे पाएगी, क्योंकि उनके प्लेयर में काफ़ी एक्सपीरियंस है लिवरपूल के प्लेयर में, और क्रिस्टल पैलेस के काफ़ी यंग प्लेयर हैं। इवन दो उन्होंने टॉटनहम को हराया, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि लिवरपूल उनके स्ट्रेंथ में खेलेगी, मतलब क्रिस्टल पैलेस के स्ट्रेंथ में खेलेगी। लिवरपूल अपने तरीके से जाएगी, और मेरे ख्याल से तो लिवरपूल के लिए ईजी विन होगी है। तो क्या मतलब कितने गोल डिफरेंस से जीतने वाली है लिवरपूल? ऐसा तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन शायद 2-0 जीत जाए। क्रिस्टल पैलेस शायद ही गोल मारेगी, नहीं मारेगी मेरे ख्याल से, क्रिस्टल पैलेस गोल नहीं मारेगी। अच्छा बना, आर्सेनल गोल मारेगी तो कितने मारेगी? 1-0, 1-0 या 2-0 ये मैच स्कोर रहेगा। ओके। मैनचेस्टर सिटी ज्यादा आपको लगेगा? हाँ, पिछले मैच को देखते हुए अरे एक ही बहुत 3 पॉइंट्स आए बस। 3 पॉइंट्स आने चाहिए, चाहे उन गोल से आ जाए बस। आ जाए, जीडी बाद में देखी जाएगी। मैनचेस्टर सिटी जो है वो साउथहैम्पटन के सामने होगी, तो पाटिल क्या रिजल्ट रहने वाला है इस मैच का? मेरे ख्याल से तो सिटी वैसे ही 1 या 2 गोल से जीतेगी, कि ये भी एकदम हाई टेम्पो वाला गेम होने वाला है जैसे साउथहैम्पटन खेलती है। मोस्टली वो आरबी लाइप्जिग जैसे ही खेलती है, तो मतलब एंड टू एंड, तो देखने लायक होगा मैच। अगर ये हुआ तो 1-0 होगा, नहीं तो फिर 5-0 6-0 होगा। 5-0 6-0 काफी। अगर ये मैच 0-0 रहा एंड तक, तो मैं शायद सिटी का 1 गोल मान के चल रहा हूँ। वरना अगर ये पहले हाफ में पहले 10 मिनट में गोल हो गया तो फिर ये बहुत बड़ा स्कोर हो सकता है। तो फिल फोडेन क्या स्टार्ट करेंगे इस मैच में? जी नहीं, मुझे नहीं लगता फिल फोडेन स्टार्ट करेंगे। जो पिछले प्रीमियर लीग में टीम खेली थी मोस्टली वही खेलेंगे, और केविन डी ब्रुयने वापस लाइनअप में आ जाएंगे। जैक ग्रिलिश को मतलब रेस्ट देंगे ऐसा? जी, ग्रिलिश को रेस्ट मिलेगा और काइल वॉकर अंदर आएंगे, डी ब्रुयने वापस आएंगे, गुंडोगन फिर से बेंच पे आएंगे मोस्ट प्रोबेबली। फिल फोडन को किसी वजह की मतलब रीजन की वजह से रेस्ट दिया जा रहा है या क्या? सिटी एक परफॉर्मेंस बेस्ड टीम स्क्वाड खिलाता है पेप गार्डियोला। अगर आपकी इस टीम ने परफॉर्मेंस सही दिया है, हर एक प्लेयर अच्छा खेल रहा है, तो रोटेट वो मुश्किल ही कर रहा है। और मेरे ख्याल से फिल फोडेन अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ, उनको सिर्फ सब्स्टिट्यूट में ही खिलाया उन्होंने, 2 बार खिलाया जो भी है। तो उनके मतलब पास तो मेरा क्वेश्चन है कि मतलब फिल फोडन अभी आउट ऑफ फॉर्म है या उसकी पोजीशन पे उससे बेटर प्लेयर्स अभी इस टाइम पे परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं, उनकी पोजीशन पे जो प्लेयर खेल रहे हैं वो अभी ज़्यादा अच्छे फॉर्म में, और फिल फोडेन को जब उन्हें चांस मिलेगा तो उन्हें प्रूव करना होगा जिस भी कंपटीशन में उन्हें मिले। और वो पेप पे है कि वो उन्हें डालना चाहते हैं कि नहीं डालना चाहते, तो ऐसा ही बोलते हैं। मतलब why to fix anything which is not broken? एग्जैक्टली। वेस्ट हैम जो है वो होस्ट करेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड को। कितना टफ या इजी होगा ये मैच यूनाइटेड के लिए, वेस्ट हैम यूनाइटेड के लिए, दीपक? मेरे ख्याल से इजी हो सकता था अगर एंटीनियो होते तो, लेकिन अब एंटीनियो को मतलब बैन है वो एक मैच के लिए, तो मेरे ख्याल से यूनाइटेड को थोड़ा इजी पड़ सकता है, क्योंकि अब फ्रेड को कोई धक्का नहीं दे पाएगा आराम से, तो यूनाइटेड जीत सकती है मैच। तो क्या स्कोर रहेगा? 3-2। 3-2। ऋषभ, आप भी एग्री करते हो 3-2 काफी टफ मैच रहने वाला है यूनाइटेड मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए? मैं स्कोर लाइन से बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करता। मेरे को लगता है कि जैसे इन्होंने बताया एंटोनियो को रेड कार्ड है, तो यूनाइटेड के लिए ऑब्वियसली एक प्लस है। प्लस अभी इस टाइम पे यूनाइटेड घायल शेर है, जो कि इस टाइम पे पुरानी चैंपियंस लीग की हार का लेना चाहेगी, तो
वो वेट कर रहे हैं एक मैच का जिसमें वो दिखा सकें कि इतनी रीइंफोर्समेंट्स के बाद भी हम में वो दमखम है कि हम compete कर सकें। तो एडेड मोटिवेशन होगा टीम के पास अभी, जिसके लिए जिसके अगेंस्ट वेस्ट हैम को फेस करना पड़ेगा। और स्कोर लाइन के हिसाब से मेरे हिसाब से 2-0 होना चाहिए यूनाइटेड की तरफ। रोनाल्डो का गोल देख रहे हैं आप इस मैच में भी? मैं इस मैच में रोनाल्डो का एक असिस्ट देख रहा हूँ, और मैं एक ब्रूनो का गोल और एक पॉगबा का गोल देखता हूँ। रोनाल्डो का असिस्ट टाइगर्स की तरह बहुत ज्यादा रेयर देखने को मिलता है। हाँ, क्योंकि वो उसका मेन काम नहीं है, बट पासिंग गेम only 1266 left. यस। नेक्स्ट मैच की बात कर लेते हैं। इस गेम वीक का शायद सबसे बेहतरीन मैच हो सकता है, टॉटनहम वर्सेस चेल्सी होगा। चेल्सी जाएगी टॉटनहम स्टेडियम, तो कौन सी टीम आप लोगों को लगता है किस टीम पे भारी पड़ने वाली है? दीपक, आपसे शुरू करूंगा मैं। वैसे ऑन पेपर देखा जाए तो चेल्सी टॉटनहम से काफ़ी अच्छी है, और इवन दो कि व्हाइट हार्ट लेन में मैच है, तो व्हाइट हार्ट लेन में नहीं है, व्हाइट हार्ट लेन डिमोलिश हो चुका है 2 साल पहले। हाँ, क्या नाम है? टॉटनहम स्टेडियम। हाँ, तो इवन दो उनके होम ग्राउंड में मैच है, लेकिन तब भी चेल्सी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। लेकिन टॉटनहम मतलब ये लंदन डर्बी है, तो मेरे ख्याल से शायद उसका कुछ फ़र्क पड़े मेंटलिटी में प्लेयर्स की, और अच्छा परफॉर्मेंस दे। लेकिन ये वो तब भी मैं चेल्सी की विन देख रहा हूँ इस मैच में। देखिए, अगर लंदन में मैच है तो सिर्फ एक ही टीम का जीतना पक्का है, एश्योरेंस है, और वो है बायर्न म्यूनिख। उस कोई दूसरी टीम आए तो उनका इतना पक्का नहीं कह सकते, बट हाँ, बायर्न म्यूनिख का जीतना वहां पे पक्का है। बट अगर टॉटनहम और चेल्सी आमने सामने, बायर्न म्यूनिख का दूर लेना देना भी नहीं हो, फिर हाँ, तो वो अनसर्टेनिटी है वहां पे। चेल्सी ऑब्वियसली ऑन पेपर अच्छी दिख रही है जिस हिसाब से लास्ट कुछ मैचेस खेले हैं, और परफॉर्मेंस रही है उस हिसाब से चेल्सी के जीतने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। क्या स्कोर रहने वाला है आपके हिसाब से? 3-0 लुकाकू हैट्रिक। बना, आप भी लंदन की एक टीम को फॉलो करते हो, तो इस मैच में मतलब कौन सी लंदन टीम आपको जीतती हुई दिखा रही है? टॉटनहम के शायद साथ तो शायद आप जाओगे भी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एकदम सही कह रहे हैं। नहीं, फिर भी आप ऑन पेपर बात कर ही रहे हो, आप अभी रिसेंट परफॉर्मेंस आप देख रहे हो, चेल्सी काफी स्ट्रांग है और मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आने वाली है, और आराम से अभी टॉटनहम का डिफेंस भी थोड़ा सा गड़बड़ा हुआ है, ऐसा ही लग रहा है मुझे। तो मुझे नहीं लगता स्कोर कर पाएगी टॉटनहम इस मैच में। 2-0 3-0 कितने गोल माने? 2-0 3-0। पाटिल, आप भी एग्री करते हो 2-0 3-0 से? जी बिल्कुल, मेरे को तो लगता है शायद 3-0 भी हो सकता है आराम से, उसके बाद 4 भी कर सकते हैं, 4-5 तक जा सकता है स्कोर। मतलब टॉटनहम अपनी दोबारा उसी फॉर्म में आने वाले कि शुरू में अच्छा करो, बाद में वापस फिसड्डी हो जाओ। जी, जब जितना मैंने उनका प्लेइंग स्टाइल देखा है, वो कोई कन्विंसिंग विंस नहीं जीते हैं, जितने भी जीते हैं। और चेल्सी मतलब ठीक फॉर्म में, इतने भी अच्छे नहीं है, लेकिन वो टॉटनहम के सामने स्कोर कर सकते हैं आराम से। चलो, वो अपने को पता चल जाएगा परसों संडे को मैच है शायद इनका, परसों से अपने को पता चल जाएगा कौन सी टीम किस टीम पे भारी पड़ने वाली है। अब पीएल को तो डिस्कस कर ही लिया हम लोगों ने, अब बारी है चैंपियंस लीग की। इस ट्यूसडे और वेडनेसडे को चैंपियंस लीग के फर्स्ट गेम वीक पूरे हुए हैं, तो उन्हीं के कुछ मेन मैचेस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला मैच जो था वो यंग बॉयज और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में था। यंग बॉयज ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-1 से हराया। 1-0 से लीड कर रही थी यूनाइटेड रोनाल्डो के गोल के बाद, फिर रेड कार्ड मिला वन-बिसाका को, और यंग बॉयज ने जवानी दिखाते हुए 2 गोल्स मार के मैच जीत लिया। इस तरह की परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट नहीं करते यूनाइटेड से, ऋषभ? जी बिल्कुल, मैच बहुत सही चल रहा था जब तक वो रेड कार्ड मिला। रेड कार्ड ने जितना यूनाइटेड को नुकसान नहीं पहुंचाया, उससे ज़्यादा यूनाइटेड के मैनेजर की सब्स्टिट्यूशंस ने मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। और एक रेड कार्ड के बाद भी हमने देखा है कि टॉप लेवल पे टीम्स, सिटी और पीएसजी कह लीजिए, या कोई और भी जो टॉप लेवल की टीम्स हैं, उनमें ये कैपेबिलिटी है कि 10 मैन के साथ भी कैसे अपनी लीड को डिफेंड करना होता है। और उसमें वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके एक मैनेजर की मैन मैनेजमेंट और आपके प्लेयर्स का एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, जो कि दोनों ही फेल हुआ यूनाइटेड के उसमें। यूनाइटेड ने एक डिफेंसिव अप्रोच चूज करी, 3 सेंटर बैक 1 राइट बैक को लाके, और अपने मेन सबसे खतरनाक स्ट्राइकर रोनाल्डो की जगह एक
जैसे लिंगार्ड को लाके। तो ये सारे ऐसे स्टेप्स थे जो यूनाइटेड के लिए नहीं चले, और लास्ट में खैर फॉल्ट किसका भी कहिए, लास्ट में एक बहुत बड़ी गलती लिंगार्ड से हुई, जो कि कोई बात नहीं। बट अच्छी बात यह है कि 5 मैचेस हैं आपके पास, और ग्रुप स्टेजेस चैलेंजिंग है बट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तो होपफुली इससे बाउंस बैक कर पाएंगे टाइम से। दीपक आप भी एग्री करते हो? हाँ, मैं भी एग्री करता हूँ। मेन ये रही यूनाइटेड का कि इवन दो वो डिफेंसिव गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या करा, अपने फ्रंट लाइन से पेस हटा दी। और अगर आप अगर डिफेंसिव अप्रोच से खेल रहे हो तो आपको फ्रंट लाइन में पेस चाहिए। और पूरा कोई, मेरे को लगा था शायद ग्रीनवुड को डालेंगे वो, इसलिए मैं ऐसा बोल भी रहा था ग्रीनवुड आ सकते हैं, लेकिन ग्रीनवुड को नहीं डाला उन्होंने, और पेस स्लो करते गए। तो इसके हिसाब से मेरे ख्याल से यूनाइटेड ना कोई काउंटर कर पाई, ना बॉल कीप कर पाई, अच्छे से कीप कर पाई, क्योंकि अगर उन्होंने वैन डी बीक को निकाला तो फ्रेड बॉल कीप करेंगे नहीं, तो सबको पता है। तो मेरे ख्याल से बस यही पुअर मैन मैनेजमेंट की वजह से ही ज़्यादा इफेक्टिव रहा यूनाइटेड के लिए गेम। बाई ने कैंप नो पे बार्सिलोना को फिर से पटका, 3-0 से मैच जीता। ला लीगा में इसी बार्सिलोना टीम ने अपने फैंस को कुछ होप्स दिए थे, बट इस मैच के बाद क्या कहना चाहोगे पाटिल आप? जैसे मैंने पहले बहुत बार कह चुका हूँ कि बार्सिलोना एक अब बहुत ही अनस्टेबल और अनरिकग्नाइजेबल बारसा हो चुकी है, और ये रिजल्ट तो सबका एक्सपेक्टेड ही था कि वो बायर्न से हारेंगे, क्योंकि बायर्न सबसे मोस्ट स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है यूसीएल जीतने के लिए, और बारसा अभी एक बहुत ही अनस्टेबल टीम है जिनका मुझे प्लेइंग स्टाइल और कैरेक्टर अभी तक समझ में नहीं आया। हाँ, और उन्होंने लूक डी जॉन्ग को खिलाया इस मैच में, जो कि कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए, कुछ ना कर पाए। बार्सिलोना का पाथ मुझे दिखता नहीं है कोई क्लियर कट। रोनाल्ड कोमन के आइडियाज़ भी मुझे समझ में नहीं आए अभी तक, उनके जितने भी मैंने ला लीगा के हाइलाइट्स देखे हैं क्लियरली, और जितना उनका पोटेंशियल है उनके हिसाब से तो वो अंडर परफॉर्म ही कर रहे हैं मेरे ख्याल से अभी भी। उन्होंने तो क्लेम किया है कि मैंने इस क्लब का फ्यूचर बचा लिया है। अब एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान के बारे में क्या कह सकते हैं। और पिके ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस ये बोला भी है कि इतने यंगस्टर्स आ गए थे मैच में, 17-18 साल के टीनेजर्स, कि एक टाइम पे उसको समझ में नहीं आया था कि कौन कौन खेल रहा है मैच में। और इतने यंगस्टर्स आने के बाद भी रिकी पुयज अभी भी बेंच पे हैं, तो ये है कि क्या है हुआ ऐसा इन दोनों मैनेजर और प्लेयर के बीच में कि रिकी पुयज को ये इतना कम टाइम क्यों दे रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। अभी बारसा का मेन पर्पस होना चाहिए कि उनकी टीम एक पर्टिकुलर सिस्टम से खेले, बट अगर ला लीगा के मैचेस जो भी उनके हार्ड भी थे, जो भी थे, मतलब सेमी बोल सकता हूँ, उनपे वो वैसे भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे ढंग से, और ना ही बायर्न के सामने तो पूरा काला चिट्ठा ही बाहर आ गया। मैं क्या बताऊँ, अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि बायर्न ही डोमिनेट कर रही थी पूरा मैच, बारसा से कुछ हो नहीं रहा था। खैर उनके डी तक तो बॉल ही नहीं पहुंची, तो भाई जी, और ना ही शॉट ले पाए वो एक ढंग का। क्लियरली पता लग रहा था कि इंजन जो है वो ही नहीं है सेंटर में, और बिखरी हुई थी टीम पूरी। मूविंग ऑन, चेल्सी जेनिट को होस्ट कर रही थी। ये मैच इजीली एक अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए था चेल्सी को, बट 1-0 से ही जीती। तो दीपक, चेल्सी बेकार खेली है, जेनिट बहुत बढ़िया खेली? मेरे ख्याल से चेल्सी इतना बेकार नहीं खेली, लेकिन उनकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी नहीं रही। इवन जेनिथ भी अच्छी टीम है, मतलब एकदम टॉप लेवल टीम नहीं है, लेकिन स्टिल उनमें कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं। लेकिन चेल्सी ने जो मतलब फ्रंट ऑफ द गोल जो मिस कर, उनके फाइनल थर्ड काफ़ी अच्छे नहीं जा रहे थे, और बहुत सारी चेंजेस भी दिखे चेल्सी की लाइनअप में। मतलब उन्होंने क्रिश्चियनसन को खिलाया, जैसे फिर जीआईएच को खिलाया, जिसको ज़्यादातर खिलाते नहीं है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अनस्टेबल थोड़ी बहुत दिखी, लेकिन इजी विन रही उनके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं आई मेरे ख्याल से। यूवेंटस ने माल्मो को उसी घर पे 3-0 से हराया। फर्स्ट विनर यूवेंटस की इस सीजन की किसी भी टूर्नामेंट को अगर अपने कंसीडर करते हैं तो ऋषभ, हाउ गुड यूवेंटस वाज इन दिस मैच? सबसे चौंकाने वाली बात, डायबला को कैप्टनसी दी गई, जो बंदा स्टार्ट भी नहीं कर रहा था पिछले सीजन, तो काफी अच्छा लगा देखते हुए, और ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस थी। 16th अगर आप अपनी लीग में चल रहे हो और उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस चैंपियंस लीग में दे रहे हो, तो डेफिनेटली टीम को काफी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा आगे की परफॉर्मेंस के लिए, और अच्छी रही परफॉर्मेंस ओवरऑल। आई गेस रोनाल्डो को मिस
करेंगे नहीं करेंगे देखना होगा, बट चैंपियंस लीग के हिसाब से सही था। एटलेटिको मैड्रिड ने 0-0 ड्रॉ खेला अगेंस्ट एफसी पोर्टो। ये मैच ड्रॉ तो नहीं होना चाहिए था। एटलेटिको की परफॉर्मेंस से कितने सेटिस्फाइड थे पाटिल आप? जी, एथलेटिको का गेम देख के तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो किसी भी मैच को 0-0 तक कैसे लाए, बट पोर्तो के पास एक रेड कार्ड था, तब भी एथलेटिको को अच्छा परफॉर्म कर देना चाहिए था। तब भी उन्होंने सिर्फ 2 शॉट्स ही ऑन टारगेट किए, और एक रेड कार्ड लेने के बाद भी अगर आपके पास 5 मिनट थे जिसमें वो डोमिनेट अच्छे से स्पेल में कर रहे थे एथलेटिको मैड्रिड, और उनके क्लियर कट चांसेस, एक तो शायद सुआरेज ने मिस करा था। मेरे ख्याल से तो क्या एथलेटिको मैड्रिड अंडर परफॉर्म ही कर रही है इस सीजन भी। पिछले सीजन के ला लीगा चैंपियंस है वो, बट उस हिसाब से वो परफॉर्म नहीं कर रहे अभी हाल फिलहाल। तो टेस्ट देखते हैं, उनके चांसेस ज़्यादा हैं उस ग्रुप से निकलने के मेरे ख्याल से। तो लिवरपूल को हराने के भी चांसेस उनके ही हैं इस ग्रुप में। अगर वो 2 मैचेस में से एक मैच भी हराते तो उनके काफ़ी अच्छे चांसेस ग्रुप से निकलने। ब्रज ने होस्ट किया पीएसजी को। जिस इंजन की बात अभी ऋषभ कर रहे थे वो इंजन पीएसजी से आके जुड़ा था, और सभी देखना चाह रहे थे कि एमएनएम मेसी नेमार एम्बापे की टिकड़ी किस तरह से परफॉर्म करती है, कितनी बुरी तरह से ब्रज को पेलती है। बट हुआ क्या, एक ड्रॉ हुआ। तो कहाँ गलत हुआ इस मैच में पीएसजी से दीपक? मेरे ख्याल से गलती तो आप नहीं बोलोगे, लेकिन अभी केमिस्ट्री नहीं बैठ पाई, क्योंकि शायद फर्स्ट टाइम था जो तीनों स्टार्ट किया था तीनों ने। तो मेरे ख्याल से केमिस्ट्री वो काफ़ी कम दिखी, और सेकंड हाफ के स्टार्ट होते ही एम्बापे इंजर्ड हो गए थे, तो उसका भी मेरे ख्याल से थोड़ा फ़र्क पड़ा पीएसजी के ऊपर। लेकिन आप दूसरी तरफ बर्क का देखें तो काफ़ी अच्छा खेली वो चाहती तो वो भी 2 या 3-1 अप हो सकती थी, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी चांस मिस करे फ्रंट ऑफ द गोल। तो मेरे ख्याल से 1-1 ड्रॉ एक फेयर रिजल्ट रहा। ऋषभ, ब्रग की परफॉर्मेंस से आप कितने इम्प्रेस हुए? जी बिल्कुल, ब्रग ने बहुत अच्छा कंपोजिशन दिखाया। देखा जाए तो मैं ये कहूँगा कि पीएसजी का बहुत ही बकवास, इससे गंदा घटिया गेम मैंने कभी नहीं देखा। सेकंड बॉल्स कोई पीएसजी ने विन नहीं करी, खासकर अगर आप उनके राइट बैक हकीमी को देखिए। मैं कहता हूँ कि मैंने शायद पहले ही हकीमी को गेम खेलता हुआ देखा। एक भी सक्सेसफुल पास मैंने उसकी नहीं देखी, और जो भी थी सारी पीछे को पासेस थी। उस फ्लैंक पे तो बिल्कुल ही खाली था, हेल्पलेस से लग रहा था मेसी। और एम्बापे के खत्म होते ही सेकेंड हाफ में बिल्कुल नल एंड वॉइड उनकी परफॉर्मेंस हो गई थी। मेरे को बिल्कुल गेम खत्म दिख रहा था उसके बाद। और मतलब सेकेंड बॉल सारी लूज करी, मेसी के पास बॉल है तो वो ढूंढ रहा है किसको दूं। बिल्कुल मतलब मैंने इससे बकवास खेलते हुए किसी को नहीं देखा। और सही में ऐसा लग रहा था कि ओले और पोचेटिनो के पास बस प्लेयर्स दे दिए गए हैं अच्छे, और उनके पास टैक्टिक्स बिल्कुल नहीं है कुछ भी, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। तो बहुत ही बकवास परफॉर्मेंस। इंटर मिलान अपने घर में रियल मैड्रिड से 1-0 से हार गई। मैच भले रियल जीत गई हो, बट उनके डिफेंस की बहुत वीकनेस सामने आ रही है। इवन ला लीगा में भी उनकी जो मेन वीकनेस जो दिख रही है वो उनका डिफेंस। मेरे ख्याल से डिफेंसिव वीकनेस इसलिए रही रियल मैड्रिड की, क्योंकि उन्होंने, जैसा आपको पता है कि इसी सीजन दो अपने मेन डिफेंडर उन्होंने, एक राफेल वारान और दूसरे सर्जियो रामोस को सेल कर दिया। इवन दो उन्होंने डेविड अल्बा को लिया, लेकिन अभी उनको टाइम लगेगा शायद इस लीग में सेटअप होने में। तो अगर आप इस मैच की बात करें तो परफॉर्मेंस इंटर की काफ़ी अच्छी रही, वो भी जीत सकती थी, वो जीतनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। लेकिन आप बोल सकते हो लकी रही रियल मैड्रिड इन दी एंड, क्योंकि उन्होंने एकदम एंड में गोल मारा। तो और वो भी, लेकिन कामाविंगा आए जब वो, उन्होंने काफ़ी इफेक्ट डाला मैच में। तो कामाविंगा काफ़ी अच्छा मैच रहा ये डेब्यू मैच चैंपियन लीग में। तो मेरे ख्याल से तो इंटर डिजर्व करती थी, लेकिन रियल मैड्रिड पॉइंट ले गई। बट कामाविंगा लगातार 2 मैचों में दोनों में अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। चाहे अपने ला लीगा की बात करें चाहे यूसीएल की बात करें, तो आने वाले मैचेस में भी क्या कामाविंगा मेन प्लेयर रहेंगे उनके? मेरे को लगता है वो उसको स्लोली लाएंगे, इतना अचानक से स्टार्ट नहीं दे सकते, क्योंकि अभी भी आप अगर रियल मैड्रिड का मिडफील्ड देखें तो उनमें मॉड्रिक है, कैसिमेरो है, आप टोनी क्रूस है, वल्वार्डे है। तो मेरे ख्याल से स्लोली उनको लाया जाएगा। अगर उनका परफॉर्मेंस ऐसा ही रहा तो फिर उनको बाहर रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके मैनेजर के लिए। लिवरपूल और एसी मिलान का मैच था एनफील्ड पे। लिवरपूल और एसी मिलान के मैचेस हमेशा से काफ़ी थ्रिलिंग रहे हैं। 2005 यूसीएल का अपनों को फाइनल भी याद आता है जब लिवरपूल ने कमबैक किया था। और इस मैच में भी लिवरपूल फर्स्ट हाफ तक 2-1 से ट्रेल कर रही थी, बट सेकंड हाफ के बाद लिवरपूल विनिंग टीम बनी और एसी मिलान को 3-2 से हराया। तो बना लिवरपूल की गुड परफॉर्मेंस थी।
या एसी मिलान की? ऑब्वियसली लिवरपूल की काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी, ये तो मिसेस काफी थे। और वैसे भी ये मोस्ट अवेटेड मैच था फैंस के लिए भी, दोनों ही टीम्स के, लिवरपूल और मिलान। और वैसे ये 2 ही बार मिले हैं अभी तक, 2005 के फाइनल, और दोनों ही फाइनल्स थे। 2005 वाला फाइनल जिसमें लिवरपूल जीती पेनल्टीज में, और वो उनके लिए तो खैर आज तक हाईलाइट्स देखते हैं फैंस। और दूसरा फाइनल जिसमें ये हारी थी मिलान से। तो और ये तीसरी मीटिंग थी इनकी, और मिलान के लिए अच्छी भी थी बुरी भी न्यूज थी कि मिलान इतने सालों बाद तो वापस कमबैक कर रही है चैंपियंस लीग में, और पहला ही मैच उनका लिवरपूल। तो मिलान के लिए बहुत जरूरी था परफॉर्म करना, और उन्होंने उसी तरह से ये कराया, क्योंकि मिलान स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है कंपेयर टू लिवरपूल। लिवरपूल का भी रिसेंट में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है चैंपियंस लीग में, और वैसा ही उन्होंने करके भी दिखाया। हालांकि क्लॉप ने कुछ चेंजेस किए, वेंजी को रेस्ट करवाया, तो उस पर तो वीकनेस दिखी, और वो सबको पता ही है अपने को प्रीमियर लीग में लास्ट ईयर की वेंजी की एब्सेंस में लिवरपूल ने कितने गोल्स खाना चालू कर दिए थे, और वही हुआ। तो गोल्स तो इनके उसी वजह से गए। बाकी अटैकिंग में आप फर्स्ट हाफ देखेंगे, इतने चांसेस मिस हुए, इजीली ये 5-6 की विन थी। जैसा सिटी वाली स्कोर लाइन है वही स्कोर लाइन ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकती थी। बाकी डिजर्विंग विन थी लिवरपूल की, और उन्होंने ले ली। मैनचेस्टर सिटी ने आरबी लिप्जिग को 6-3 से हराया। सॉरी, खुशी की बात यह है कि सिटी ने 6 गोल किए, और दुख की बात यह है कि 3 गोल कंसीड भी कर लिए। तो पाटिल सेटिस्फाइड हो या नहीं हो सिटी की परफॉर्मेंस से एज ए सिटी फैन? जी 3 पॉइंट मिल गए, मैं तो उसी में खुश हूँ। जैसा तो एक मैच चल रहा था क्रिकेट मैच की तरह, पूरा मतलब रुक ही नहीं रहे थे दोनों साइड। वो सिटी वाले कोई एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं थे आखिरी के 80 मिनट के अलावा। उससे पहले वो अगर सिटी 2 गोल मार रही तो आरपी लिप्जिग ने 1 मार ही दे रही थी। वो तो शुक्र है हमारे एंजेलिनो ने रेड कार्ड ले लिया। और हमें थोड़ी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिल गए 6-3 से। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट विन थी हमारे लिए ग्रुप में स्टार्ट होने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट मैच हमारा शायद पीएसजी से है। तो अगर हम वो भी जीत गए तो फिर हमारे 2 मैच मतलब रिलेटिवली इजी मैच होंगे। पर डिफेंस के बारे में क्या कहना चाहोगे? 3 गोल खा लिए भाई साहब। कोई नहीं, अब यार प्लेग्स में अच्छी टीम है, अब क्या बोल सकते हैं। इनके सामने 3 गोल तो एक्चुअली सिटी ने काउंटर पे भी नहीं खाए, बट ऐसे गोल सिटी खाती नहीं है आमतौर पे, बट शायद कुछ गलतियां हुई हैं उनसे, तो वो करेक्ट कर पाएंगे पेप। और ग्रिलिश की साइड से ज़्यादा 3 क्रॉसेस आए थे जिनमें से 2 गोल हुए थे, तो पेप ने उसको उनको और मारेस को बहुत सुनाया था मैच चलते ही, बट ताकि वो ट्रैक बैक नहीं कर पा रहे थे पीछे, और उन्होंने इसी बात का बहुत फ़ायदा उठाया था। और इनको को क्या बोले, अब इनकी ज़िंदगी की पहली ट्रिक सिटी के सामने। हम सिटी वाले हमेशा ऐसे है कि किसी एक प्लेयर को बहुत ज़्यादा इनके करियर के हाईलाइट दे देते हैं, जैसे सड़क से उठा के स्टार बना देते हैं। हाँ जी एकदम। आर्सेनल है वो मेरे ख्याल से तो सिटी। वही मैं कहने वाला था। तो आर्सेनल काम करती है। आप क्यों हमारे उधर से वो बार्सिलोना आर्सेनल बन रही है? नहीं, आर्सेनल यूरोपा में करती है, हम चैंपियंस लीग में करते हैं सब। तो आर्सेनल सब में करती है, आर्सेनल सब में करते हैं, यूरोपा में नहीं मिली। वैसे भी, और जैसे उन्होंने बर्नली वालों ने कोनेट जो भी है लियोन के सामने जब भी सिटी का मैच होता था तो वो पता नहीं अल्टीमेट मैसी बन जाते थे हमारे लिए, स्कोर करते थे। और अब उन्होंने बर्नले ने ले लिया है। बर्नले हमसे 5-0 हारती थी, अब शायद वो हमें हरा दे। अगला मैच आर्सेनल से। आर्सेनल अपना काम जरूर करेगी। Yes, we will. कोई नहीं, परसों दिख जाएगा अब क्या काम करती है। एक नया सेक्शन में जोड़ रहा हूँ अपना इस पॉडकास्ट के अंदर। तो इस वीक स्पोर्ट्स वर्ल्ड में कुछ भी आपको कोई बेस्ट या फिर शॉकिंग मोमेंट देखने को मिला हो, वो अपने डिस्कस कर सकते हैं। मुझे तो लगा वो 18 साल की लड़की ने जो वो जीता उन्होंने टेनिस में, हमारा यूएस उनका, हाँ उन्होंने जो काफी शॉकिंग था, मतलब बहुत अच्छा लगा कि एक नए प्लेयर ने आके जीत लिया, क्योंकि वो क्वालिफायर्स खेले थे उन्होंने इसमें आने के लिए, और उसके बाद जीतना तो काफी अच्छी अचीवमेंट थी।
मेरे लिए तो सबसे बेस्ट मोमेंट ये था कि जेकोविच हार गए। जी मेरे लिए भी, मैं बोलने वाला था मेडवेडेव भगवान है। भगवान है मेडवेडेव। भगवान है, पर वो काफी दिन तक नहीं रह पाएंगे क्योंकि वो कभी ना कभी तो बनेंगे ही। हाँ जी, बस हाँ वो चलेगा तो पर बनेंगे, बट तब तक फेडरर और जी नडाल वही वापस आ वही, जाएंगे। जब तक वो लोग ना आए तब तक रोक के रखे बस हाँ रोक के रखना चाहिए एकदम से, क्योंकि इस साल अगर वो ये ग्रैंड स्लैम भी जीत जाते तो गोल्डन तो स्लैम उनके नाम हो जाता। वही और तो वो यार। कब से 50-60 साल से कोई हासिल नहीं कर पाया, और वो हासिल कर लेते तो बुरा लगता थोड़ा सा। और वो अच्छा फेडरर के आगे चले जाते, तब थोड़ा कोई कंपटीशन मिले उन्हें बस अगले 2 महीने बाद, तो फिर मजा आएगा। फिर मजा आएगा। ऋषभ आपकी है ऐसी कोई मोमेंट? देखिए अभी एक जस्ट इन मोमेंट आया है, 26 सितंबर को एक मैच होने वाला है जो कि कोई चैरिटी मैच नहीं है, कोई लीग का मैच नहीं है, ये एक तरह का रिसर्च मैच है जिसके अंदर रिसर्चर्स ये रिसर्च करेंगे कि क्या एक फुटबॉल मैच को बिना हेडिंग करे खेला जा सकता है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि अभी कुछ वीक पहले ही पता लगा, डेनिस लॉ जो कि यूनाइटेड के लेजेंड, ट्रू लेजेंड जिसको कहते हैं, उनमें से रह गए हैं और उनको डिमेंशिया डायग्नोस हुआ, जिसके अंदर ये आजकल देखा जा रहा है कि 60 की एज पार करने के बाद प्रो प्लेयर्स को डिमेंशिया बहुत ज़्यादा डायग्नोस किया जा रहा है बिकॉज ऑफ हेडिंग द बॉल। तो फर्स्ट हाफ में इस मैच में ये देखा जाएगा कि आप बिल्कुल बॉल को हेड नहीं कर सकते अनलेस आप डी के अंदर हो, और सेकेंड हाफ में डी के अंदर भी बॉल को हेड करना अलाउड नहीं होगा। और ये एक सिर्फ एक रिसर्च के तौर पे देखा जाएगा कि क्या ऐसा किया जा सकता है, क्या इसके वो होंगे। तो हाँ बोलो। मतलब ये कोई फीफा यूएफा कोई फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से नहीं कर रहे, बस ये रिसर्च के तौर पे किया जा रहा है। तो अभी फिर इसका रिजल्ट क्या ये 60 साल बाद देंगे जब उस बंदे को नहीं होगा जिन्होंने ऐड नहीं करा? ये समझ में नहीं आया मेरे को। पता नहीं अभी ये काफी पता नहीं किस हिसाब से ये देख रहे हैं इस पे। चाह रहे हैं कि क्या मैच बोरिंग होगा, क्या बंदे नीचे बॉल का वेट कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए, देखने लायक होगा क्या है इसमें। प्रो एक्स प्लेयर्स जो खेल के रिटायर हो चुके हैं वो खेलेंगे, देखने को तो मिलेगा नहीं ये मैच, और इसकी रिजल्ट मेरे ख्याल से देखना चाहेगा भी नहीं कोई। हाँ काफी बोरिंग सा हो सकता है मेरे हिसाब से तो मैच। मैं ना आपका कोई शॉकिंग या फिर कोई बेस्ट मोमेंट रहा इस वीक? यही जोकोविच वाला ही रहा था। इसके अंदर आपने जैसे अपनी बात हो रही थी तो आपने कह दिया था हाँ वो तो जीता ही है, और मैं तो एक दिन तो पूरा मान के चल रहा था कि मैच खत्म होने के बाद, मैंने देखा नहीं था इसको और मुझे लग रहा जीत गया। फिर ऑफिस में एक फ्रेंड बोलते हैं कि अच्छा वो मैच ऐसा हुआ वो जीत तो गया होगा, तो बोले नहीं कहाँ जीता। फिर मैंने देखा अच्छा ऐसा हुआ, ये तो एक शॉकिंग था ही। इसके अलावा एक न्यूज जो लगी कि श्रीलंकन टीम जो अब बिल्कुल पुरानी टीम नहीं रही है, एक और प्लेयर ने रिटायरमेंट अपना दिया, लसिथ मलिंगा उनको, और फिर देखा काफी अच्छी टीम थी पहले। सही बात है। चलो और मैं ऐड करना, और लुइस हैमिल्टन वाला ऐड नहीं करोगे? जी मैं वही बोलने वाला था कि ये रेसिंग इंसिडेंट मुझे समझ में नहीं आता है, ये स्टूवर्ट्स जो है कैसे डिसाइड करते हैं, जबकि ऐसी जब जो ये वर्स्टैपेन और हैमिल्टन का क्रैश हुआ था, जब पिछली बार भी वो पिट लेन से ही आ रहे थे, और ये तो चलिए स्पा था, सबसे फास्टेस्ट ट्रैक बोल सकते हैं इनको सर्किट में। जब वो एक्सीडेंट हुआ था वो शायद मोन्जा में हुआ था, तो उसमें जब हैमिल्टन और वर्स्टैपेन का क्रैश हुआ था तब इसे एक रेसिंग इंसिडेंट का नाम देते हैं लोग। जब ये दोनों मतलब पिट लेन से निकल के नेक्स्ट कॉर्नर पे ओवरटेक करने या फिर कॉम्पिटिटिव कॉर्नरिंग करने की कोशिश करते हैं। और इस बार जब हुआ तो जब वर्स्टैपेन साइड में थे तो वो बोलते हैं कि ये एक वर्स्टैपेन की गलती है, उन्होंने लुइस हैमिल्टन को जगह नहीं दी। तो मुझे ये बिल्कुल ये ऑफिशियल स्टेटमेंट थी कि जगह नहीं दी इसलिए हुआ है जी, ऐसा हैमिल्टन ने बोला। हाँ हैमिल्टन ने नहीं, स्टुअर्ट्स ने बोला कि उनको वर्स्टैपेन को ग्रिड पेनल्टी और प्लेस पेनल्टी दोनों दी गई है। जब पिछली बार हुआ था तब ऐसा हुआ था कि इन्होंने इसे एक रेसिंग इंसिडेंट बोला था और जाने दिया था। मैं वही समझ में नहीं आता कि मोस्ट जितने भी डिसीजन होते हैं ये लुइस हैमिल्टन के ही फेवर में क्यों होते हैं। ये आप बोल सकते हैं सब्जेक्टिव है वर्स्टैपेन के, बट मेरे ख्याल से तो ऐसे ही जितना भी आपने देखे होंगे। और हैमिल्टन हमेशा देखे गए हैं कि इनकी कार के हिसाब से ही एक्सीडेंट होते हैं, ये पीछे के टायर्स उड़ा देते हैं, सब करते हैं, पोकिंग्स करते हैं, तो इनको कुछ नहीं होता।
बट इन सब इवेंट्स के बाद काफी टाइम बाद फॉर्मूला 1 में ये सब ऐसे को डुअल्स देखने को मिल रही हैं. काफी इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है इन सब की वजह से. स्टुअर्ट्स जितना ट्राई करते हैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने का तो क्या ही बोलेगी. मैं कोशिश कर रहा हूँ बस देखने की कैसे तैसे F1, वरना ये सिर्फ मर्सिडीज रेसिंग कह सकते हैं हम F1 छोड़ के. सही बात है. अगले साल शायद कुछ देखने को मिले. बोटास जा रहे हैं और जॉर्ज रसल आएंगे. ब्रिटिश बैटल देखने को मिलेगी. हमें इन्फॉर्म करते रहना जब ये रेस होगी. अब अपने आगे बढ़ते हैं अपने फन सेगमेंट की तरफ. एंड इट इज क्विज टाइम. सो आर यू गाइस रेडी? जी एक मिनट मुझे लैपटॉप ठीक करने दीजिए. गूगल ऑन करने दीजिए जी 2 सेकंड टाइमर जरूरी तो वो थोड़ी है. जरूरी है. फिर मूव ऑन कर देना गौरव. हाँ बिल्कुल. मैं आखिरी में दे सकता हूँ. नहीं पहला मैं आप ही से पूछूंगा. चलो फर्स्ट क्वेश्चन. आईपीएल का सेकंड फेज 19 सितंबर से शुरू होने वाला है. तो पहला क्वेश्चन उसी से बेस्ड है. सेकंड आईपीएल सीजन का फाइनल मैच किन दो टीम्स के बीच में खेला गया था? कौन जीता था ये मैच और किस स्टेडियम पे हुआ था ये मैच? पाटिल आंसर आप ही दोगे. मेरे ख्याल से हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स के बीच में. ओके. और कौन जीता था ये? हैदराबाद. नहीं अपना गिलक्रिस्ट. अच्छा. और कौन सी सिटी में हुआ था ये मैच? ये नहीं बता भैया. गूगल कर लेता एक मिनट. चलो. हाँ बिल्कुल. डेक्कन चार्जर्स ने शायद ये मैच जीता था. अच्छा. और कहाँ पे? डेक्कन चार्जर्स ही नाम हुआ था मैच? मेरे ख्याल से मुंबई. मुंबई में हुआ था आपके हिसाब से. बट आप उन्हीं दो टीम्स के साथ जाना चाहोगे, हैदराबाद और आरसीबी? मैं बोल दिया. ना बोलूंगा तो आप बोलेंगे गूगल पे. ऋषभ. हैदराबाद तो डेफिनेटली थी. दूसरी शायद चेन्नई हो सकती है. दीपक आप रह गए. हाँ ये डेक्कन चार्जर और आरसीबी के बीच में ही हुआ था जिसमें डेक्कन चार्जर जीत गई थी. और कौन सी सिटी में खेला गया था ये मैच? सिटी में कोई याद नहीं पर ये साउथ अफ्रीका में हुआ था सेकंड आईपीएल. तो इतना पता है मेरे को. तो मैच तो यही था. डेक्कन चार्जर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु था जिसमें डेक्कन चार्जर्स जीती थी और जोहानिसबर्ग में ये मैच हुआ था. और आईपीएल को वहां शिफ्ट करने की क्या जरूरत पड़ी थी? क्योंकि 2009 के अंदर वो हुए थे जनरल इलेक्शंस हुए थे. पर अच्छा हुआ क्योंकि उसके बाद से आईपीएल का म्यूजिक मिला हमको. आईपीएल को क्या मिला? ट्रम्पेट. और सबसे एंटरटेनिंग आईपीएल था. सारे मैचेस अच्छे थे उसमें. डरबन में भी हुए थे जो अच्छे थे. फर्स्ट वाला तो फिर आप ही का रहेगा याद. एक तो आईपीएल जीते हो. कोई बात नहीं. चलो सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं. ये भी क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है. टेस्ट क्रिकेट में अब तक एक इनिंग में 10 विकेट लेने का करिश्मा 2 बॉलर्स ही कर पाए हैं. या यूं कहें इंटरनेशनल क्रिकेट की एक इनिंग्स में सभी के सभी 10 बैट्समैन को आउट करने वाले 2 ही बॉलर्स हुए. दोनों बॉलर्स के नेम बताओ. पाटिल फटाफट. जी मेरे ख्याल से तो चौंडास और मुरलीधरन. ठीक है. गलत है दोनों. दीपक. अनिल कुंबले और पता नहीं इंग्लैंड के कोई प्लेयर है मेरे को पता नहीं. अनिल कुंबले का पता था. अनिल कुंबले का ही पता है. अनिल कुंबले ने किसके अगेंस्ट में ली थे 10 विकेट्स? पाकिस्तान बना. फॉर श्योर पाकिस्तान. पाकिस्तान ही होना चाहिए. बिल्कुल. अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के सामने 10 विकेट लिए थे 1999 के अंदर. 74 रन देकर 10 विकेट लिए थे. और पहले बॉलर जो थे वो जिम लेकर थे. ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने 10 विकेट लिए थे 53 रन देके. इंग्लिश थे ना. इंग्लिश अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया लिए थे 1956 के अंदर. ओके. इस पर्टिकुलर अनिल कुंबले वाले सिनेरियो के ऊपर से एक मेरे को बहुत छोटा सा वाक्य जो मैंने YouTube पे देखा था कुछ टाइम पहले. जगवल श्रीनाथ ने अपने फाइनल ओवर्स में वाइड डाली थी जिससे कोई भी वसीम अकरम जानबूझ के खेलने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अनिल कुंबले को 10th विकेट मिले. मैच ऑलरेडी लॉस था. वो हारा हुआ था. उसको किसी तरह से बचा नहीं सकते थे. बट पाकिस्तान ने कोशिश कर रही थी कि ये रिकॉर्ड ना बने. इसलिए वो जगवल श्रीनाथ के ओवर में हिट करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आउट होते हैं तो जगवल श्रीनाथ को विकेट मिले. इसलिए जगवल श्रीनाथ ने लास्ट में सारी बॉल्स ऐसी वाइड डाली
और ऐसी अनप्लेएबल बॉल्स डाली कि जिससे कोई प्लेयर उस पे आउट ना हो सके। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं अपने। 2000 बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। 2003 वर्ल्ड कप में जब इंडियन क्रिकेट टीम फाइनल तक गई थी तो उस टाइम पे इंडिया का कोच कौन था? पाटिल। 2003 2003। पता नहीं मेरे को तो। कितनी देर में तो नहीं कोई भी मैं तुक्का मार दो। अपना वही यार गोरा वाला की मतलब गोरा क्या मतलब ऑस्ट्रेलिया कौन था वो पहले? ग्रेग चैपल। नहीं ग्रेग चैपल से पहले। तो वो तो मैं बताऊंगा ही नहीं। यार अरे यार वो आईपीएल में किसी टीम के कोच है। हाँ हाँ जॉन राइट दिल में सर्च हो गया। हाँ एक में सर्च हो गया। नहीं मैंने पहले बोल दिया था कि वो ग्रेग चैपल से पहले था। उसके बाद में सर्च किया। नहीं सर्च करके जॉन राइट बोल रहा हूँ मैं उससे पहले। सर्च हो गया था ये तो मेरे को इसकी हंसी होता है। सर्च हुआ है, मुझे तो नहीं लग रहा है ये पता था। मेरे को भी ग्रेग चैपल ही लग रहा था। ग्रेग चैपल लग रहा था मुझे। नहीं ये जॉन राइट ही था। मुझे तो नहीं पता था भाई। मुझे भी नहीं पता था। ग्रेग चैपल लग रहे थे। जॉन राइट ही है वो। अभी भी 2005 तक जॉन राइट रहे थे, उसके बाद 2005 के बाद मैं तो गैरी कर्स्टन ही बोलता। गैरी कर्स्टन तो उस टाइम 2011 में थे, पता है मेरे को, पर मैं भी वही बोलता। ग्रेग चैपल हिस्सा थे। हाँ 2005 में है ग्रेग चैपल। ग्रेग चैपल के बाद कौन वो साउथ अफ्रीका के कौन थे भूल गया था। गैरी कर्स्टन। और जो जॉन राइट है वो न्यूजीलैंड के हैं, ऑस्ट्रेलिया के नहीं है। हाँ सही। इतना टाइम नहीं देना पाटिल को, गौरव याद रखना है। हाँ बिल्कुल, आपके बारे में बिल्कुल नहीं देना। हेमंत सिंह की बात करो, जलो मत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो रोनाल्डो स्कोर्ड पीएल गोल आफ्टर अ गैप ऑफ 12 years and 124 days। 2 पीएल गोल्स में सबसे ज्यादा गैप किस प्लेयर के नाम है? पाटिल। पता नहीं और कौन छोड़ के गए थे जाके आए। ये पढ़ा था मैंने कुछ दिन पहले। थ्योरी ऑनरी। नहीं थियरी ऑनरी वापस नहीं आया आईपीएल में। अच्छा वापस आए आर्सेनल में। आर्सेनल पे आए। अच्छा नहीं पाटिल सर्च हो गया। नहीं मेरे को नहीं पता। डेनवर वहाँ में तो। दीपक कोई गेस? नहीं मेरे को तो नहीं पता। मैं तो फिर तरह हेनरी बोलूंगा। बना कोई गेस? कोई न्यूकासल या ऐसे कोई टीम का प्लेयर। देखिए मुझे पता है पर अभी। मैं बताऊंगा नहीं, बट मेरे को पता है। सर्च हो गया ना अभी आया था ये। हाँ जी मेरे को पता है पर बताऊंगा। चलो आंसर इसका है मैट जैक्सन। 13 साल 187 187 डेज 13 years and 187 डेज के बाद उन्होंने पीएल गोल किया था 2 अलग-अलग टीम्स के लिए, एवर्टन और बाद में विगन एथलेटिक। प्रीमियर लीग के नहीं है मतलब प्रीमियरशिप था प्रीमियर लीग। इतनी देर में जो कीवर्ड डल जाए। हाँ वही वैसे तो रायन बाबेल है। चलो चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। ओके। With a goal in last match, मोहम्मद साला 5th फास्टेस्ट प्लेयर बने जिन्होंने 100 गोल कंप्लीट किए प्रीमियर लीग के अंदर। 162 गेम 162 गेम्स लगे उनको। तो फास्टेस्ट प्लेयर कौन है जिसने 100 गोल्स कंप्लीट किए पीएल में? रोनाल्डो। अच्छा ठीक है, गलत आंसर है। दीपक। एलन शेरर। ऋषभ। ईडन हजार्ड। नहीं। अरे कुछ भी रूड वैन निस्टेलरॉय। बिल्कुल गलत आंसर है। एलन शेरर सही आंसर है। कितने गेम्स लगे थे इन दोनों इसको कंप्लीट करने में? नहीं पता। 90s। नहीं मान लीजिए तो कमा लीजिए मान लिए बिलियन। अच्छा 150 लगे थे। नहीं 124 मैचों में इन्होंने ये फीट हासिल कर ली थी। सेकंड नंबर पे हैरी केन आते हैं, उन्होंने 141 गेम्स लिए थे। सर्जियो एगुएरो आते हैं उसके बाद, हैरी केन के बाद 147 गेम्स के साथ, और बाद में आते हैं हेनरी का नंबर, तीनों ने 160 गेम लिए। 5th फास्टेस्ट मोहम्मद साला और ईडन हैजार्ड का तो नाम ही नहीं था इस लिस्ट के अंदर। 100 गोल्स किए नहीं अब तक। वही तो करियर में नहीं होंगे शायद। 6th क्वेश्चन है। ग्रिलिश ने चैंपियंस लीग डेब्यू पे गोल और असिस्ट किया, तो उससे जस्ट पहले ये फीट हासिल करने वाले इंग्लिश प्लेयर कौन थे? पाटिल। लेकिन क्या बोल रहे हो आप? मेरे को वापस बोलिए क्वेश्चन।
तो तुमने आंसर कैसे दे दिया? मेरे को पहले ये सुनना इतनी देर में टाइप किया अगर पड़ेगा। क्वेश्चन नहीं सुना तो आंसर कैसे आया और क्या आया? 2 सेकंड में ज्यादा इंसान क्या pressure में आ गए। सोचे? 2 सेकंड में इंसान क्या सोचे, क्या बताए? कोई नहीं, हाँ, टाइप हो गया, अब बताते हैं। नहीं पहली मैच में, पहले मतलब चैंपियंस लीग के पहले मैच में गोल मारना। चैंपियंस लीग में डेब्यू मैच पे गोल और असिस्ट करने वाले रूनी रिलीज से रूनी शायद। शायद, पता नहीं। दीपक, पता नहीं मेरे को तो। कोई भी रूनी तुक्का? ने हैट्रिक मारी थी अपने पहले मैच में, और वो मैच फेनेrbahce के अगेंस्ट था। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम वो काफी हैवी उसमें जीते थे, तो हाँ रूनी पता है। जूड बेलिंगम डॉर्टमुंड। हाँ नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस तुक्का मारा। अरे इंग्लिश प्लेयर की बात कर रहा हूं वो इंग्लिश प्लेयर ही है। नहीं, इंग्लिश टीम के लिए जो खेलते इंग्लिश हैं। क्लब, ये अभी ये अच्छा पर बना का आंसर सही है एकदम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बना का सही है, उस हिसाब से सही है। और वैसे नहीं कहाँ से सबसे सही है? करेक्ट आंसर नहीं, सबसे करेक्ट आंसर जो था वो ऋषभ का है, वेन रूनी थे। लास्ट टाइम जो अपनी पीएल क्विज हुई थी तो वैसा बोला गया था कि लेटेस्ट प्रीमियर लीग के बारे में क्वेश्चन पूछे, उसके बारे में शायद थोड़ा ज़्यादा पता होगा। तो ये 2-3 क्वेश्चन थोड़े लेटेस्ट प्रीमियर लीग से रिलेटेड ही हैं। मैनचेस्टर सिटी डिफेंडिंग चैंपियंस है। 25 दिसंबर 2020 को प्रीमियर लीग टेबल में उनकी पोजीशन क्या थी पाटिल? 6th। ओके, ऋषभ। 3rd। दीपक। 8th। बना। 5th। तो दीपक यहाँ पे सही है, 8th पोजीशन थी। हाँ 6 या 8 ऐसे कुछ। हाँ मेरे को भी पाटिल ने 6 बोल दिया तो पाटिल ने मेरा वो हटा दिया था। लिवरपूल टॉप पे थे उस टाइम पे, और लीसेस्टर सिटी जो थी वो सेकंड थी उस टाइम पे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शेफील्ड यूनाइटेड को कितने मैचेस बाद फर्स्ट मैच जीतने का मौका मिला था 2020-2021 सीजन में? मतलब 19 मैच तक चले गए थे। एक मैच, मतलब एक सीजन के अंदर बात कर रहे हो? हाँ मतलब 2020-2021 सीजन में एक कितने में मैचेस बाद मैच जीते थे? 12 शायद, मेरे ख्याल से 10 या 12 ऐसे कुछ। आई थिंक इससे ज्यादा थे, 15, 16 या 18 के अराउंड। 20। ओके, 19। और ऋषभ आप कह रहे हो 18 के आसपास? हाँ तो करेक्ट आंसर इसका है कि 17 मैचेस के बाद 18वां मैच वो जीते थे। 17 आंसर है। किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं था। और 17 मैचेस के बाद उनके 2 पॉइंट्स थे, 18वां मैच वो जीते थे। फिर उसके बाद कौन से 2 प्रीमियर लीग क्लब्स के मेन स्पॉन्सर जो टी शर्ट के फ्रंट पे होते हैं सेम है? एतिहाद। फ्लाई एमिरेट्स। इस टाइम अरे पे कौन सी 2 टीम्स के इस टीम time पे? बताना है। हाँ पाटिल, जल्दी। एक आर्सेनल और एक पता नहीं यार कौन थे यार, कोई तो फ्लाई एमिरेट्स रखता है, नहीं रखता। अभी इसी करंट सीजन में हाँ करंट सीजन के अंदर। सर्च हो गया बना। पता नहीं हुआ। ये सही, नहीं ये मैं मेरे को नहीं सर्च पता करता हूँ तो फिर ये वो हो जाता है, ऐप में दूसरा नहीं आर्सेनल। खोल सकता। चलो पाटिल, आप तो बिल्कुल गलत हो, आप तो पीछे हो जाओ। फटाफट बना आंसर दो। नहीं आ रहा मेरे को तो। नहीं रुको। 2 टीम किसके स्पॉन्सर है? जल्दी मेरे ख्याल से ऋषभ। एक उनमें एवर्टन होना चाहिए, क्योंकि कारजू है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब चैंग नहीं है, एवर्टन का वो सर्च करना चैंग। चालू कर चुके हैं। नहीं एवर्टन मेरे को चैंग। एवर्टन के साथ नहीं चैंग नहीं है, कारजू है। बट सेकंड मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने रिसेंटली किसी टीम का देखा था कि उनका भी यही है। मेरे को एक पता है एवर्टन है, दूसरी नहीं पता। टॉटनहम सिटी लग रहा है। नहीं, टॉटनहम एवर्टन का एस्टन विला। एथिहाद टॉटनहम। एस्टन विला का भी कारजू है, हाँ एस्टन विला और एवर्टन दोनों का तो है। ओके क्योंकि मेरे को ये ध्यान था कि मैंने किसी और टीम का देखा था, बट मेरे को ये नहीं याद था। मेरे को तो लगता है वेस्ट हैम का किसी के साथ अच्छा हो क्वेश्चन सकता है। वो कपड़े से सेम है ना, एस्टन विला वेस्ट हैम। नहीं मेरे को लगा वेस्ट हैम और नॉर्विच हो देंगे शायद। बैट 365 समथिंग ऐसा कुछ है ना शायद। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे है। हैरी केन ने लास्ट सीजन सबसे ज्यादा गोल और असिस्ट किए। उनसे पहले ये फीट किस पीएल प्लेयर ने हासिल की थी और कब की थी? तो सबसे ज्यादा गोल स्कोरिंग, Goals and सबसे ज्यादा गोल और असिस्ट। मेरे ख्याल से PL नहीं। लेटेस्ट में तो माने है शायद, माने या
हाँ माने, लेटेस्ट में हैरी केन है, मतलब अमेरिकन थे, हैरी केन से हैरी केन से गोल्डन बूट पहले। भी और असिस्ट में भी सबसे ऊपर है ना। हाँ, दोनों हाँ, मिला हाँ। के, दोनों गोल्डन मिला बूट भी मिला था। हाँ, सबसे ज्यादा गोल और सबसे ज्यादा असिस्ट। मेरे को तो बहुत फेक प्लेयर Thierry लग रहा था, पर वो नहीं। के। अरे मेरे हाँ को भी- यार, मेरे को भी ऑनरी लग रहा है, पर पता नहीं उसको गोल्डन बॉल भी मिली थी। हाँ थियरी ऑन, 20 असिस्ट समथिंग, और गोल तो नहीं पता था ऐसा उसका। गोल भी थे उनके। थियरी ऑन सर्च कर लिया हमने भी। तो सारे के सारे गलत हो। अच्छा रॉबिन वैन पर्सी। एंडी कोल थे 93-94 सीजन में 34 गोल्स किए थे और पर अभी 30। तो हुआ अभी था अभी सीजन अभी का तूने यार। हाँ लेटेस्ट बोला यार, 3 क्वेश्चन पहले वही लेटेस्ट क्वेश्चन अरे पूछा। भाई 2-3 क्वेश्चन मैंने बोला था, 2-3 क्वेश्चन लेटेस्ट है, 2-3 क्वेश्चन लेटेस्ट हो गए, खत्म। अच्छा, ऐसा तो ऐसा बोलना चाहिए ना। पाटिल गूगल पुराना वाला यूज करेगा। तो सबने थियोरो हेनरी बोला, वो कोई हाँ। लेटेस्ट सुनना है। हाँ, वो भी बहुत पुराने। एंडी गोल तो उससे पुराना ही है थोड़ा बहुत। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट पीएल सीजन किस इकलौते प्लेयर ने 4 गोल्स किए थे एक ही मैच में? और गोल एक ही मैच में, मोहम्मद सलाह। गलत है, चलो आगे बोलो दीपक। याद मारे। नहीं, तू भी गलत है। एंटीनियो पता नहीं। नहीं, ये भी गलत है। ऋषभ। सोच रहा हूँ मैं कौन सी टीम है जो इतने चेल्सी से कोई नहीं था। एक मिनट, एग्वारो अरे नहीं, खेला था नहीं। पाटिल इतने मैच। इतने खेला होगा, पता कर दिया होगा, कर दिया भाई ने। इस दीवार है 2 गोल किए थे एग्वारो ने लास्ट मैच में, बट 4 गोल नहीं किए। अरे वार्डी वार्डी वार्डी, गलत है, इसकी पता मार। नहीं भाई, मैंने तो वो बोला है एंटीनियो, पता नहीं। गलत है वो वो भी भी। गलत है। 4 गोल मार। ऋषभ। डैनी। ऋषभ माने। पहला। गलत है। अरे वो सन ह्योंग मिन। कौन अरे ये कौन है? यार। मेरे को तो हुनमिन सॉन्ग पता है, सन हुनमिन। हाँ मेरे को भी। यही है, ह्योंग मिन, सन ह्योंग मिन। सन होंगमिंग, या तीनों को कैसे भी शफल कर लो। हाँ, जैसे हम शफल कर लो। है तो यही। है तो कोरियन प्लेयर ही है। साउथहैम्पटन के अगेंस्ट 5-2 से जीती थी, तो उस टाइम पे उन्होंने 4 गोल किए थे। चलो, इसी क्वेश्चन के साथ अपना ये सेगमेंट भी पूरा होता है और अपना एक पॉडकास्ट भी पूरा होता है। और अगर आपने हमारे पॉडकास्ट यहाँ तक सुन लिया है तो भैया फॉलो कर लेना। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, हमारा फेसबुक चैनल भी है। आप लोग हमें वहाँ पे भी फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हो। टॉप बॉल इंडिया नेम से हम आपको हर जगह मिल जाएंगे। खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट शो को। अगर अच्छा लगा हो तो हम सब दे देना, कमेंट वगैरह कर देना। ओके, टाटा बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय बाय। बाय बाय। बाय।